मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत थी। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं और प्यार जता रहा हूँ। सता नहीं रहा, समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी कभी मैं भी इनको छेड़ लेती हूँ, हम मियाँ बीवी जो हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली संध्या हम पति पत्नी की ये अटखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भरम है, पर अब तो संध्या ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे संध्या बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम की परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, ससुराल यही पास में ही था, तो शादी के बाद भी संध्या ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर संध्या की तो अब शादी हो गई है, उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है। मैंने अपने पति राज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब संध्या काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए संध्या काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बताकर जाती है या फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रात से कहा, चलिए ना संध्या के घर, मुझे फिक्र हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है, वरना संध्या यूँ बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज़्यादा फिक्र नहीं थी तो बोले, अरे कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेलों में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं स्कूटी लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम संध्या को गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने स्कूटी गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो संध्या की सास आंगन में बैठी लहसुन छिल रही थी। मैंने पूछा, मौसी संध्या कहाँ है, 3 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुरंत कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, ना मत लो उस उल्टा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमचली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वे तो संध्या को गालियाँ देती मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि संध्या कहाँ है। सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने स्कूटी ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से संध्या को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि संध्या ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नज़दीक गई तो मुझे देखकर संध्या ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और संध्या से कहा, इधर देखो। संध्या नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है, कहीं गिर गई या किसी ने मारा, एक एक बात बताओ। संध्या ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूँ, यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी, ये ले 8,000 रुपये रख, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक संध्या ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी काम वाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया, लक्ष्मी नाम की एक काम वाली मिल गई। मैंने अपने पति को संध्या के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार अब नई काम वाली मिल गई ना, छोड़ो कि संध्या की लाइफ में क्या हुआ, वह जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी मेरे मन में संध्या के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक संध्या का फ़ोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या। मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं संध्या की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। संध्या ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब। मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं। मैंने पानी और चाय पिलाकर संध्या को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं, बता। संध्या ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है, जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं। सेक्स के लिए शारीरिक ज़रूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को। शादी के बाद भी इस जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए। मैडम मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर अभी तक कुंवारी हूँ।
मेरा पति सुधीर नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं कहीं भी मुँह मारता कि नहीं। कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब में ही खोट है कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, संध्या तो इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। संध्या ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी, तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मदभरी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आहें और सिसकियाँ मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती हैं। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपट कर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता था कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का विकास घर आया था, एकदम बांका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ लगाकर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए मैंने विकास को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को विकास को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति सुधीर की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और विकास ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता विकास मेरी शारीरिक ज़रूरत पूरी कर देता। मैडम मैंने सिर्फ सेक्स के लिए विकास से रिश्ता नहीं जताया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और विकास घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल चली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे संध्या किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने संध्या को समझाने की कोशिश की, तुम और सुधीर आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। संध्या ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और विकास के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढोनी नहीं बल्कि जश्न से मत जीनी है। संध्या की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने संध्या की जगह खुद को रखकर देखा तो किसी पहलू से संध्या मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो, प्यार और जंग में सब जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। संध्या मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है मैडम, जब तक ये मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊँगी। कहकर संध्या चली गई। इस बात को 5-6 महीने हो गए थे। मैं तो संध्या को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों संध्या नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली संध्या है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों संध्या नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में ना जाने ऐसी कितनी संध्याएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती हैं। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से में ही क्यों आता है। इतने में पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बेबी, एक कप चाय मिलेगी क्या। मैं मुस्कुराते हुए राज के गले लग गई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ और खुश रहिए। धन्यवाद।